नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं @पॉलिटिकल अड्डा 2020। आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जो भी राजनीतिक डेवलपमेंट चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के बारे में। अभी जैसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी या एनडीए गठबंधन जिस तरह से ज़ोर शोर से 6 महीने पहले अपनी चुनावी तैयारियों और गठबंधन को अंतिम रूप देने में लगा था, लेकिन उसके बाद कैसे धीरे धीरे एनडीए गठबंधन कमज़ोर होता गया। उसके कई साथी उसका साथ छोड़ के जा चुके हैं और आज के समय में एनडीए गठबंधन का वो हाल है कि कोई भी आश्वस्त नहीं है कि एनडीए गठबंधन में साथ रहने पे सीटें जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, कितनी सीटें आएंगी, इसका कोई वो नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने 400 पार का नारे की तरफ नारा दिया है और उसको वो पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं। नए नए सहयोगियों को शामिल कर रहे हैं। वो किसी भी विचारधारा को हो कि उसके साथ कितना भी जो है वाद विवाद रहा हो, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को अपने साथ मिला रही है। छोटे छोटे जो पॉकेट या छोटे छोटे रीजन में भी किसी का प्रभाव है तो उसको भी अपने साथ मिलाने में पूरी तरह से तत्पर है। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो कांग्रेस जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें नेहरू गांधी फैमिली के जो परंपरागत सीटें रही हैं, रायबरेली, अमेठी, उसको भी उन्होंने वो छोड़कर वहाँ से एक तरह से भाग ही गए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ती थी उन्होंने अस्वस्थता के कारण राज्यसभा चली गई हैं। प्रियंका गांधी का भी ये लग रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि भाई बहन में भी ये सुरपटव्वल है कि कैसे भी कांग्रेस पार्टी पे अपना दावा मजबूत किया जाए। और राहुल गांधी उसमें भारी भी पड़ रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये भी कंफर्म हो गया है एक तरह से। और यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ 17 सीटों पर गठबंधन हुआ था। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन अभी किसी भी सीट पर उन्होंने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। वहीं एनडीए गठबंधन लगातार लगभग 250 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर चुका है और कांग्रेस भी 80-85 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा राहुल गांधी को छोड़कर जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं उनको छोड़कर कोई बड़ा नाम नहीं है जो चुनाव लड़ रहा हो। चाहे पार्टी अध्यक्ष हों, पार्टी के बड़े बड़े महासचिव हों या पूर्व मुख्यमंत्री हों, जो बड़े दिग्गज नेता थे वो सभी चुनाव से किनारा करते जा रहे हैं। चाहे कमलनाथ हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, हम अपनी उम्र का हवाला देते हुए। पंजाब से नवजोत सिद्धू जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके पहले वो भाजपा में भी रहे हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अभी रिसेंटली वहाँ नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसके पहले वो वहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, टिकट दिलवाया है, खुद चुनाव लड़ने से दूर हैं। इसी तरह भी हिमाचल प्रदेश में जो मंडी सीट से प्रदेश अध्यक्ष जो वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो हरीश रावत जैसे बहुत सारे नाम हैं जो इस चुनावी राजनीति से दूर हैं या चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कुछ उसमें राज्यसभा सांसद है और कुछ ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि चुनाव लड़ना पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी होगा और इसका कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में या इस समय 2024 के चुनाव को लेकर जनता के बीच में अलग तरह का मैसेज जा रहा है कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी इस 2024 को चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है। राहुल गांधी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, उसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत जोड़ो यात्रा का उनको फ़ायदा भी मिला।
हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में उनकी सरकार वापस आई। वहीं पे झारखंड और राजस्थान वो चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में वो चुनाव कोई भी ऐसा एग्जिट पोल या कोई चुनावी विशेषज्ञ नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई और कांग्रेस का वहाँ सुपाड़ा साफ हुआ, बहुत बुरी तरह से हारे। तो कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पे कांग्रेस में बहुत उथल पुथल मची हुई है। जो पुराने नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बाहरी नेता भी जो यंग लीडरशिप है वो भी चुनाव राजनीति से दूर रहना चाहती है। अभी पिछले दिनों हुए रोहन गुप्ता जो पार्टी प्रवक्ता थे, उनको अहमदाबाद पूर्व या पश्चिम से टिकट मिला था। उन्होंने चुनाव लड़ने से असंतुष्टता जताई है कि उनके पिताजी नहीं चाहते। उनको भी पता है कि लगातार 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में क्लीन स्वीप कर रही है, 25 के 25 सीटें जीत रही है। तो इस बार भी नहीं कोई चांस है कि वो चुनाव जीतें। तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के जो नेता हैं, जिनको ये लग रहा है कि चुनाव लड़ना एक तरह से पैसे और समय की बर्बादी होगी, और 2024 के चुनाव को देखकर ये लग रहा है, क्योंकि अगर कोई बड़ा लीडर चुनाव लड़ता है किसी क्षेत्र से तो उसके अगल बगल भी की सीटों पर प्रभाव पड़ता। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ते तो उसका अगल बगल की सीटों पर सीटें भले वो न जीत पाते, लेकिन जैसे सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये अपना उन्नाव हो गया, जो ऐसी सीटें जो पहले कांग्रेस पार्टी जीतती रही है लगातार, वहाँ पे प्रभाव पड़ता, वोट शेयर बढ़ता, कार्यकर्ता भी थोड़ा सा जुटते कि हमारा बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है। और उसका फ़ायदा एक तरह से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पलायन कर गई है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से पलायन करने से चुनाव में मज़ा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस चुनाव दमखम से उत्तर प्रदेश में लड़ती तो राष्ट्रीय सुर्खियाँ भी बनती और कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन भी बढ़ता और चुनाव में थोड़ा सा टफ फाइट बनती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं नेहरू गांधी फैमिली जो उसका जो दूसरा सिरा है जो भारतीय जनता पार्टी में है, वरुण गांधी जी और उनकी माताजी जो सुल्तानपुर और पीलीभीत से चुनाव लड़ती हैं, मेनका गांधी जी, इस बार उनका भी टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में और ये लग रहा है कि शायद उनका भी टिकट कटे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से चुनाव लड़ते हैं, उनका भी टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। ये कह रहा है कि उनके परिवार के किसी को टिकट मिल सकता है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जिनके साथ किसी तरह का विवाद रहा है, जैसे दिल्ली में 2-3 अपने 5-6 सांसदों का टिकट काटा, कर्नाटक में 10 सांसदों का टिकट काटा, यूपी में बहुत सारे लोगों का टिकट नहीं कटा है, ज़्यादातर सांसदों को टिकट दिया गया है, लेकिन जो ज़्यादा विवाद चेहरे रहे हैं उनको टिकट इस बार देने में थोड़ा सा परहेज कर रही है पार्टी। रायबरेली से कई सारे नाम चल रहे हैं, जिसमें नूपुर शर्मा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी कर दी थी और काफ़ी बवाल हुआ था, उनका नाम चल रहा है। उसके अलावा मेनका गांधी का भी नाम चल रहा है कि शायद उनको भी टिकट मिले। और वहाँ के जो MLC हैं दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है। सदर विधायक अदिति सिंह जो पहले कांग्रेस में थी, उनके पिताजी भी कई बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम चल रहा है कि इनको रायबरेली से टिकट मिल सकता है। उसके अलावा अरुण गोविल जिन्होंने राम जी की भूमिका निभाई थी रामायण में धारावाहिक में, उनका नाम मेरठ से चल रहा है। इसके अलावा चंडीगढ़ से मीनाक्षी लेखी जी का नाम, क्योंकि दिल्ली से उनका टिकट काट दिया गया था, तो ये लग रहा है कि शायद उनको चंडीगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। पंजाब में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे में नए नेताओं को जोड़ती जा रही है, जिसमें से अभी पिछले दिनों हुई 2 दिन पहले ही
पूर्व मुख्यमंत्री पटियाला रियासत के महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, जो 4 बार की सांसद रही हैं, पूर्व में वो विदेश राज्य मंत्री रही हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसके अलावा पूर्व डिप्लोमेट जो हरजीत सिंह संधू, जो अमेरिका में भारतीय डिप्लोमेट रहे हैं, उन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की है कल। उनको शायद अमृतसर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और जो शिरोमणि अकाली दल है, उसमें भी सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी अपना दायरा बढ़ाती जा रही है धीरे धीरे। वहाँ पे जैसे पीएमके और एक जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको अपने गठबंधन में शामिल कर रही है। तमिलनाडु में तेजी से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। एनडीए में 2 सीटें मिलने के बाद बोले एएमएम के प्रमुख दिनाकरन, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएम के नेता जो शशिकला के भतीजे भी हैं, इनको 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया है। अभी कल ही जो है पीएमके के जो नेता हैं अंबुमणि रामदास, वो भी मोदी जी के साथ मंच शेयर किए थे। वो भी 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा और भी कई सारी पार्टियां हैं, जैसे पुथिया नीति का काची 1 सीट पर चुनाव लड़ी है, टीएमएम के 1 सीट पर चुनाव लड़ी है। उसके अलावा इधिया जननायगा काची और तमिल मनीला कांग्रेस, ओ पनीरसेल्वम गुट जो अभी तक एआईएडीएमके के नेता थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जयललिता जी जब जेल चली गई थी। तो ये सारी जो रीजनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनका अपने पार्टिकुलर क्षेत्र में कुछ प्रभाव है, वो सभी ये सारी पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और सब 1-1, 2-2 सीट, पीएमके 10 सीटों पे लड़ रही है, टीटी दिव्याकरण 2 सीटों पे लड़ रहे हैं और बाकी सब 1-1 सीटों की चुनाव लड़ेंगे। और जो 39 सीटें हैं लगभग, भारतीय जनता पार्टी वहाँ 21 से 24 से 25 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। और वहाँ के जो नेता हैं अन्नामलई, उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन होने से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। और कितनी सीटें आएंगी, लगातार अलग अलग राजनीतिक विश्लेषणों में कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20 सीट तक भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए वहाँ दिखा रहा है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। अभी ये घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये लग रहा है कि 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि पिछले दिनों हुई चंद्रबाबू नायडू और जो जनसेना के संस्थापक हैं पवन कल्याण, वो मीटिंग में मंच शेयर किए थे। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपना एनडीए सहयोगियों की संख्या बढ़ा गई। महाराष्ट्र से कल एक नया डेवलपमेंट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, एनसीपी, ये तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इनकी सीट शेयरिंग की बात चल रही थी। उसके अलावा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कल अमित शाह जी से मिलते हैं और शायद उनकी बात भी बन जाए, क्योंकि शायद 2 सीटों पे उनकी बातचीत चल रही है। और क्योंकि कोई कंक्रीट बातचीत हुई होगी, तभी जो है अमित शाह जी से मिलने का प्लान हुआ होगा। और शायद महाराष्ट्र में जो है एमएनएस 2 सीटों पे लड़ गई। एक महाराष्ट्र में मुंबई पूर्व की सीट है और एक शिरडी सीट है जिस पे एमएनएस चुनाव लड़ सकती है। तो एनडीए में जो है महाराष्ट्र में भी एक पार्टी का और सम्मिलित हुई है और वहाँ मजबूत हुआ है।
पंजाब में शायद से बात शिरोमणि अकाली दल से बात हो रही है। बिहार में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी और जेडीयू ये सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी सीट शेयरिंग भी हो गई है। पचपन भारत को एनडीए में कोई सीट नहीं मिली है, वो हो सकता है कि महागठबंधन से चुनाव लड़ें। उसके अलावा आनंद मोहन की पत्नी जो है जेडीयू ज्वाइन किया है और उनको भी शायद लोकसभा चुनाव शिवहर से लड़ाया जा सकता है, तो वहाँ भी एक तरह से मजबूती हो रही है एनडीए गठबंधन। वहीं पे कांग्रेस और एनडीए गठबंधन देखा जाए तो बहुत विरोधाभास है। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, तो जो पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली, गोवा, असम और गुजरात में साथ में लड़ रहे हैं। इन सब राज्यों में कांग्रेस का ज़्यादा होल्ड है। आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है लेकिन फिर भी वो दबाव बना के अपनी गुजरात में 2 सीटें लेने में कामयाब रही है और दिल्ली में भी 4 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 3 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। पंजाब में कोई सीट कांग्रेस नहीं दे रही है। उसके अलावा केरल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां अलग लड़ रही हैं। वायनाड से जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं वहां पे भी उनकी सीट इस बार फंस सकती है, क्योंकि वहां डी राजा की पत्नी डी राजा को सीपीआई ने शायद टिकट दिया है, सीपीआईएम ने टिकट दिया है, तो वहाँ भी एक तरह से विरोधाभास है, क्योंकि पूरे देश में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पे केरल में अकेले लड़ रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का एक और जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बड़े नेताओं को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। लगातार उसके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमज़ोर भी हो रही है। इसका गलत मैसेज भी जा रहा है देश के अंदर। और क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये आम चुनाव है, बड़ा चुनाव है, पूरे देश में 5 साल के लिए शासन पूरे देश का चलाने के लिए चुनाव हो रहा है। तो इसमें राहुल गांधी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मुद्दों को लेकर, लेकिन वो जो मुद्दे उठाते हैं वो उसी में फंस जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देते नहीं बनना। जैसे अभी महाराष्ट्र में न्याय यात्रा का समापन हुआ था, वहाँ उन्होंने एक हिंदू धर्म से शक्ति को जोड़ दिया और इसको मोदी जी ने इसको बहुत ज़ोर शोर से अपने मीटिंगों में इसके बारे में बोला। उसी तरह लालू प्रसाद यादव ने परिवार के ऊपर, मोदी के परिवार के ऊपर हमला किया, जिसको उन्होंने पूरे देश को ही अपना परिवार, मोदी परिवार बना दिया। तो कांग्रेस जो भी मुद्दे उठाती है या जो भी कोई नारा देती है, उसका कार्ड तुरंत बीजेपी उसको हिंदू धर्म से, सनातन से जोड़ देती है। और कहीं न कहीं कांग्रेस का जो अतीत रहा है, कांग्रेस के नेता जो गलत या बयानबाजियाँ करते रहे हैं, उसको, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी निरंतर उठाते रहे हैं और ये 2024 के चुनाव में भी उठाएंगे। क्योंकि एनडीए गठबंधन के पास पहली बात तो नेतृत्व की कमी है। राहुल गांधी जी अकेले हाथ पैर मार रहे हैं, बाकी जो और नेता हैं वो सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं। ममता बनर्जी जी बंगाल में कांग्रेस को टिकने नहीं देना चाहती। उसके बाद जो और कई सीटें हैं, कई राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस अच्छा कर सकती थी साथ में रह के, वहाँ भी जो है अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। वही हाल आम आदमी पार्टी का है, वही हाल वामपंथी पार्टियों का है। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर, जहाँ पे एनडीए गठबंधन थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है, वहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। अभी बिहार में एक थोड़ा नया डेवलपमेंट हुआ है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के लिए अचानक इतने पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी चलाते थे और पूर्व में वो सांसद भी रहे हैं कई बार मधेपुरा से, आरजेडी से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो
यहाँ पे थोड़ी सी कांग्रेस को मजबूती मिल रही है बिहार में, लेकिन क्योंकि वो 8-9 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे, इससे ज़्यादा उनको आरजेडी देगी नहीं। और उसमें से क्योंकि उनके सामने एक ऐसा गठबंधन है जिसमें अलग अलग जातियों के बड़े बड़े नेता, अलग अलग समुदाय, अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग जो एनडीए गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और खुद भाजपा है, जिसके वहाँ बड़े बड़े नेता हैं और वो चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 39 में मतलब एक सीट के अलावा सारी सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। इस बार भी वो पूरी सीट जीतने की कोशिश में हैं। तो पप्पू यादव के आने से कितना लाभ मिलेगा, ये चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस का कमज़ोर होना और एनडीए गठबंधन का इस तरह बिखर जाना भी भारतीय राजनीति के लिए और विपक्ष के लिए बहुत ही दुखद है। भारतीय राजनीति के लिए भी दुखद है, क्योंकि राजनीति में या लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं सरकारें जो है निरंकुश हो जाती हैं। उस पर थोड़ा सा जवाबदेही और सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए विपक्ष का होना अति आवश्यक है। लेकिन 2014 से 2014 के चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले 10 साल सत्ता में रही है और उसके ऊपर लगातार जो 2009 से 14 का जो टर्म था उसमें मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और कई सारे नेता उनके जेल भी गए, सीबीआई जांच हुई, बहुत सारा हुआ, उनके खिलाफ बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी का भी जन्म हुआ इसी धरना प्रदर्शन से। और उसके बाद 2014 में तो वो हार ही गए, सबसे कम सीटें जीत कर आए। 2019 में उनकी 10, 12, 15 सीटें बढ़ाने में कामयाब रहे। पिछली बार उन्होंने, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया, जिसमें मोदी जी ने उस नारे को काउंटर करते हुए अपने आप को चौकीदार बोला, मैं हूँ चौकीदार। और इस बार जो है, जो एक मोदी के परिवार के ऊपर अटैक हुआ या फिर शक्ति को लेकर, हिंदू धर्म में शक्ति का जो प्रारूप है वो माँ दुर्गा से है और उन्होंने शक्ति को, उनका कहने का तात्पर्य कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस वे में कहा और उसमें हिंदू धर्म को जोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो उल्टा पड़ गया और उसको भारतीय जनता पार्टी ज़ोर शोर से उस मुद्दे को उठा रही है अपने कार्यक्रमों में और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी दिखा रही है। और ये देखा भी गया है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी कितना भी मंदिर घूमे, चुनाव में वो मंदिर जाती हैं, त्रिपुंड लगाती हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का बताते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन कथनी और करनी में ये फ़र्क दिख जाता है उनके भाषणों में, उनके कार्यक्रमों में। और कहीं ना कहीं जो सनातन को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, उनके साथ वो निरंतर खड़े हो जाते हैं जाके। और इसका जो प्रभाव है, जो इसका मैसेजिंग है, वो गलत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी 60 सालों तक देश पर राज की है, सबसे पुरानी पार्टी है। इसका वोट बेस जो है पूरे देश में, हर राज्य में है, हर क्षेत्र में है, हर संसदीय क्षेत्र में है। लेकिन इनके नेताओं की गलत बयानबाजी, कोई भी बड़ा नेता जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करना चाहता, किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहता है और किसी भी तरह राज्यसभा, विधान परिषद में अपनी सीट सुरक्षित करना चाहता है। गांधी फैमिली के इर्द गिर्द चमचागिरी करके वो अपने आप को सत्ता के केंद्र में बनाए रखना चाहते हैं। और 2024 के बाद भी कांग्रेस और विपक्ष में देखा गया है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी गतली करेगी, जनता उससे नाराज़ होगी, जनता के सेंटीमेंट को नहीं समझ पाते और जनता नाराज़ होगी, सरकारें गलती करेगी और हमारे जो पिछली काजगुजारियाँ हैं उसको जनता भूल जाती रही है और बार बार सत्ता मिलाई है। तो ये इसी चक्कर में बैठे हुए हैं
कि कभी न कभी जनता जो है का रुख बदलेगा और फिर कांग्रेस या विपक्षी दल जो है मजबूत होंगे और फिर वो सत्ता में आ जाएंगे। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। इस एनडीए गठबंधन या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनका ना कोई विकास का मॉडल होगा, वो देश की शासन कैसे चलाएंगे, क्योंकि इन 10 सालों में मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको उन्होंने धरातल पर उतार के समाज में काफ़ी बदलाव लाए हैं, सामाजिक आर्थिक हर तरह से, चाहे वो महिला केंद्रित योजनाएं रही हों या छोटे छोटे व्यवसायों को ऋण देके उनको स्वावलंबी बनाना हो, कौशल विकास का प्रोग्राम रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके नई नई रोडें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, ये सारी बहुत सारी चीज़ें रही हों, शौचालय बनवाना, लोगों को घर बनवाना, गैस सिलेंडर बांटना, उसके बाद किसान सम्मान निधि देना, ये सब कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं और लोगों को ये लग रहा है कि ये पार्टी सरकार काम करने वाली है, जो कहती है वो करती है। और वहीं पर विपक्ष वो सिर्फ इन चक्करों में पड़ा रहता है कि किसी न किसी तरह मोदी जी कुछ गलत करें, सरकार गलत करे, लोगों के जनता में जो है गलत इंप्रेशन जाए और जनता उस पर भड़के, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, पिछला किसान आंदोलन या ये किसान आंदोलन, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी तरह से मदद की, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ना तो पूरे भारत में वो फैल पाया, ना पूरे भारत के लोगों का उसका सपोर्ट मिला। इस बार के कांग्रेस किसान आंदोलन का किस तरह दुर्गति हुई ये देखा गया। उसी तरह महिला, बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहलवानों का मुद्दा था, या सीसीए का विरोध था, शाहीन बाग का जो मुद्दा था, दिल्ली में दंगे हुए, या सनातन पे जो अलग अलग बयानबाजियाँ होती रही हैं, इससे जो आम जनता है, आम जनमानस है, देश की जो जनता है वो जानती समझती है। ये सोशल मीडिया का कोई ज़माना है, कोई भी बात होती है तो वो तुरंत जो है पूरे देश में फैल जाती है। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आपकी कथनी करनी में कैसा फ़र्क है, वो जनता देखती सुनती है और उसको एनालिसिस करने के बाद ही वोट करती है। तो ये विपक्षी पार्टियों को भी ध्यान देने योग्य बात है कि वो इस पर एनालिसिस करें, क्योंकि 2024 का चुनाव तो उनके हाथ से निकल गया है। किसी तरह वो अपनी इज्जत बचाएं, जहाँ पे वो मजबूत हैं वहाँ पे लड़ें, अभी भी टाइम है। अगर कांग्रेस चाहती तो इस गठबंधन को थोड़ा सा अपने आप को डाउन रख के, और जो और नेता चाहे नीतीश कुमार रहे हो या ममता बनर्जी रही हो, आरएलडी रही हो, जयंत चौधरी की पार्टी रही हो, और भी कई सारे पार्टियां रही हैं जिनको अगर सही से बैठ के और कांग्रेस उसको, उस गठबंधन को टेक ओवर हाईजैक ना करती तो शायद ये गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन पूरा जिस तरह बना था और ये आगे बढ़ता। और जो राहुल गांधी जी ने भी न्याय यात्रा निकाली, इसके किस तरह दुर्गति हुई, जिस राज्य में गए वहाँ के कोई ना कोई बड़ा नेता उनको छोड़ के चला गया, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके समापन तक आते आते कैसे उन्होंने एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को शक्ति के रूप में दे दिया और उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। राहुल गांधी जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये 2 यात्राएं रही हैं जिसमें देखा कि राहुल गांधी जी जो है मतलब किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो करते हैं, क्योंकि 20 साल से वो सार्वजनिक जीवन में हैं और अभी तक वो जो है पार्ट टाइम राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सीरियस हुए हैं। लेकिन उनके जो सलाहकार लोग हैं या उनके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं या जो उनको गाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसका उनको फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। और जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो भी हावी है कांग्रेस पार्टी में, और जो विपक्षी और उनके साथ पार्टियां हैं वो अपने वजूद को बचाए रखने के लिए और अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है काम कर रही हैं। उनको कांग्रेस पार्टी या किसी और से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है,
चाहे शरद पवार जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या वामपंथी पार्टियां हों, क्योंकि वामपंथी पार्टियों का तो ज़्यादा वजूद ही नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल से गायब हो गए हैं, त्रिपुरा से गायब हो गए हैं। सिर्फ केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे उनका होल्ड है। इस बार बीजेपी भी केरल में भी अच्छा काफ़ी बड़े नेताओं को और वहाँ के जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं उनको अपने साथ मिला के एक प्रभावी गठबंधन देने की कोशिश कर रही है, अपने वोट शेयर को भी बढ़ा रही है। और सीटें कितनी आएंगी ये तो चुनाव होने के बाद ही 4 जून को पता लगेगा। उसके अलावा झारखंड से जो झारखंड में शिबू सोरेन फैमिली है और उसकी एक शिबू सोरेन के जो बेटे थे, बड़े बेटे, उनकी पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। सीता सोरेन, कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि उनके देवर जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनको लग रहा था कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया, उसके बाद फिर चंपाई सोरेन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफ़ा दे दिया है, अपने विधायक पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो एक झटका जो है जेएमएम को वहाँ लगा है और लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ की सरकार रहेगी, जाएगी, क्योंकि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पास करने में ना कुछ हमें चनाने चढ़े थे। तो ये देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में क्या बदलाव होंगे। लेकिन बहरहाल वहाँ की जो झारखंड की मुख्यमंत्री सुप्रीमो की जो बहू हैं सीता सोरेन, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और ये देख जा रहा है कि लगातार जब से पहले भी चुनाव से घोषणा से पहले भी और चुनाव घोषणा के बाद लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं जो भी हैं, ममता बनर्जी की पार्टी हो, बीआरएस की पार्टी हो, बीआरएस हो, या अभी राज ठाकरे जी, बहुत सारे नेता हैं जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इसका जो इम्प्रेशन है वो देश में जो जा रहा है वो ये लग रहा है कि इस बार विपक्ष की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। उसके अलावा दिल्ली के शराब घोटाले में लगातार अरविंद केजरीवाल जी को लगातार जो है सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं। उसके अलावा उनके जो नेता हैं सत्येंद्र जैन जी, जो जमानत पे रिहा हो गए थे, उनको भी फिर से तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। और केजरीवाल सब दिल्ली शराब घोटाले में ही बीआरएस की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, और अरविंद केजरीवाल जी को भी लगातार ईडी जो है सम्मन दे रही है पूछताछ के लिए। हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से भी उनको निराशा हाथ लगी है। उसके अलावा सीबीआई ने भी उनके खिलाफ दिल्ली जल घोटाले में केस दर्ज किया है, पूछताछ के लिए उनको बुला सकती है। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, और जिस तरह उनके बड़े नेताओं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी हुई है, उससे लग रहा है कि केजरीवाल जी की भी गिरफ्तारी संभव हो सकती है। कितने दिन बचेंगे और या कैसे अपने आप को उससे सरवाइव करेंगे, ये आगे पता लगेगा। तो 2024 में ये सब सारी डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट आनी है, जिसमें बिहार, यूपी की बची हुई सीटें या जो महाराष्ट्र, इन सब राज्यों की सीटों पे प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। कई सारे लोगों के टिकट भी काटे जाने सुनाई दे रहा है। जैसे यूपी में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट शायद कटे, उनकी जगह उनके फैमिली में किसी को, पत्नी या बेटे को टिकट मिल सकता है।
उसके अलावा गांधी फैमिली में वरुण गांधी और मेनका गांधी में किसको टिकट मिलेगा, इसमें भी संशय है। बिहार में राधा मोहन सिंह और सारण से जो राजीव प्रताप रूड़ी जी हैं, इनका भी टिकट कटना संभव है। और उसके अलावा रविशंकर प्रसाद जी हैं जिनका टिकट इस बार कट सकता है। ये सारे नेता हैं जिनके टिकट कटने की संभावना अभी बन रही है। वो लिस्ट आने के बाद ही पता लगेगा। और कांग्रेस पार्टी अभी अपने गठबंधन और सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। अभी उन्होंने 80-85 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। सारे बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव लड़ने से हाथ खड़ा कर दिया है। और इस बार अगर यही हाल रहा तो विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की दुर्गति जो है 2019 से भी बुरी होगी। और कितनी सीटें आएंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट 400 प्लस का रखा है। और जिस तरह वो अपने गठबंधन को मजबूत करते जा रहे हैं और विपक्ष के जनाधार वाले नेताओं को अपने साथ मिलाते जा रहे हैं, सारे कील कांटे जहाँ भी उनको फॉल्ट दिख रहा है वहाँ दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि वो 400 प्लस होते हैं या 400 के अंतर रहते हैं। कांग्रेस कितना सरवाइव करती है, ये सब बात देखने वाली बात रहेगी। और आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @पॉलिटिकल अड्डा 2020। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी राजनीतिक जो हलचल चल रही है 2024 के चुनाव तक, रेल तक, आपके बीच में ऐसे ही नए नए मुद्दों को लेकर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।